हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर फ्रिक्शन को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम मोशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि मोशन होता क्या है। बेसिकली जब आप मोशन यानी गति की बात करते हैं तो आप ये कहते हैं कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो है या कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, गति में है। कैसे पता चलता है? जब वो अपनी जगह जो है चेंज कर रही होती, यानी अपनी जो स्थिति है उसे बदल रही होती, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु गति में है। कैसे पता चलता है? जब समय के साथ वो अपनी जगह को बदल रही हो। अब समय के साथ कोई भी चीज अपनी जगह को कैसे बदलती है? या तो वो चलती है, ठीक है, वो चल के ही क्या करती है? अपनी जगह बदलती है। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु चलती है, ठीक है, कोई भी वस्तु चलती है, तो जब वो चलती है फिर वो एक समय बाद फिर वो रुकती है। तो जब वो रुकती है तो वो क्या करती है? एक फोर्स लगाती है, ठीक है। जैसे कि जब वो चलने लगती है तब भी उस पर फोर्स लगता है, उस पर क्या लगता है? फोर्स, बल लगता है। और फिर कोई ऑब्जेक्ट जब वो रुकती है तब भी उस पर बल लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कार की बात करें तो जो कार है वो मूव कर रही है, चल रही है, यानी गति कर रही है। अब क्या हुआ, एक पॉइंट आया जहां पे आपको उस कार को रोकना है। तो आप क्या करते हैं? आप कार के ब्रेक्स लगाते हैं। तो बेसिकली जैसे कि ये कार है, ये आपकी इस दिशा में चल रही है, यानी इस डायरेक्शन में ये चल रही है। जैसे कि आपकी ये कार है और ये इस दिशा में चल रही है। अब एक पॉइंट आया जहां पे इसे रुकना है, जैसे कि पॉइंट ए आया, वहां पे इस कार को रुकना है। तो ये कार कैसे रुकेगी? ब्रेक्स लगा के। तो बेसिकली ब्रेक्स में होता क्या है, आपकी जो कार है वो इस दिशा में चल रही है। जैसे ही आपने ब्रेक लगाया तो क्या हुआ? एक फोर्स लगा जो कि इस जो ये मोशन है, मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में? जो मोशन है, गति है, उसकी विपरीत दिशा में एक बल लगा, जिस कारण आपकी जो कार है वो रुक गई। अगर हम बात करें, जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि आपके पास एक बहुत बड़ा जो है बॉक्स है, जैसे कि कोई अलमारी है, और आप क्या कर रहे हैं, आप अपने छोटे भाई या बहन को बोलते हैं कि इस पे धक्का दो। और आप क्या करते हैं, जैसे कि आपका भाई या बहन है, छोटा भाई बहन, ये यहाँ पे धक्का दे रहे हैं, इसे पुश कर रहा है, ठीक है, और आप भी यहाँ पे खड़े हो जाते हो और आप भी इसे क्या कर रहे हो? पुश कर रहे हो, धक्का दे रहे हो। किस दिशा में? ऑपोजिट दिशा में। अब आप ये देखोगे कि जब आप जो है, आपका जो भाई या बहन है वो इस बॉक्स को या इस अलमारी को जब धक्का दे रहा है और आप भी इधर से क्या कर रहे हैं? धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि जो आपकी ये अलमीरा है या ये अलमारी है, ये अपनी जगह से मूव नहीं करेगी, यानी ये अपनी स्थिति को नहीं बदलेगी। वहीं अगर आप क्या करते हैं, आप अपने भाई या बहन को बोलते हैं कि आप इस पे धक्का दीजिए, और आप एक साइड पे खड़े हो जाते हैं। तो आप क्या देखते हैं, जैसे ही आपका भाई या बहन, छोटा भाई बहन इस पे क्या करता है? धक्का देता है, फोर्स लगाता है, तो एक टाइम बाद वो इतना फोर्स लगा देता है कि आपका जो ये अलमारी है या बॉक्स है ये मूव करने लग जाता है, ठीक है, मूव करने लग जाता है। पहले केस में क्या हुआ? पहले केस में आपने अपने भाई को बोला या बहन को बोला धक्का दीजिए, और आपने भी ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी विपरीत दिशा में आपने भी धक्का दिया। तो आपका जो ये अलमीरा है या बॉक्स है ये अपनी जगह से नहीं हिला। वहीं जैसे ही आपने अपनी जो है पोजीशन चेंज करी, यानी आप उधर से हट गए और सिर्फ आपके भाई बहन ने इस पे बल लगाया, फोर्स लगाया, तो एक समय बाद इतना इस बॉक्स में या अलमीरा में जो है बल लग गया कि ये अलमीरा जो है वो मूव करने लग गई। तो बेसिकली क्या हो रहा है, पहले केस में दो फोर्स लगे, दो बल लगे जो कि
ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, विपरीत दिशा में थे, जिस कारण आपका जो ये बॉक्स या अलमीरा है वो अपनी जगह से नहीं हिला। तो इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जाम्पल लें कि जैसे कि आप चल रहे हैं, ठीक है, चल रहे हैं, तो जैसे ही आप चलते हैं, ठीक है, जैसे आप वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, और बीच में अगर कहीं पे कोई केला आ जाए तो क्या होता है, अगर आपका पैर उस पर पड़ गया तो आप फिसल जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने 3 केसेस देखे। तो पहले केस में हमने एक देखा कि एक ऑपोजिट फोर्स लगाया, ठीक है, ब्रेक लगाया, जिस कारण आपकी कार रुक गई। दूसरा केस क्या देखा हमने, दूसरा केस ये देखा कि जब आप किसी बॉक्स या अलमारी में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, या आपका कोई भी आप फोर्स लगा रहे हैं और विपरीत दिशा से कोई और व्यक्ति भी फोर्स लगा रहा है, बल लगा रहा है, तो आपकी जो अलमारी है या जो बॉक्स है वो नहीं हिला। तो इसी तरीके से जो है आपने एक और जो है कॉन्सेप्ट देखा होगा कि आप क्या करते हैं, एक बॉल लेते हैं और बॉल को क्या करते हैं, रोल कर देते हैं जमीन में। जैसे आपने उसे क्या किया, रोल करा। अब क्या होता है, कुछ समय बाद जब ये बॉल रोल कर रही है, आगे चली गई, तो ये रुक जाती है। तो बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कुछ समय चलने के बाद या जैसे ये चलने लगती है ये बॉल, जिस डायरेक्शन में ये चल रही है उसके विपरीत दिशा में भी एक फोर्स लगता है। क्या लगता है, फोर्स लगता है। जैसे कि बॉक्स के केस में हमने जो है देखा और आपकी कार के केस में देखा। तो ये फोर्स जो कि आपका जब आपकी जो ये बॉल चल रही है, गति कर रही है, उसके विपरीत दिशा पे लगता है, तो इस तरीके के फोर्स को हम फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं, घर्षण बल। अब हम बात करते हैं इस केस की कि जब कोई व्यक्ति चल रहा है, कोई बच्चा दौड़ रहा है और अचानक से उसका पैर किसी केले के छिलके में पड़ जाता है और वो क्या हो जाता है, फिसल जाता है। तो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे जो है, जैसे ही वो चल रहा था, ठीक है, एक केले का छिलका आया, उसका पैर उस पे पड़ा और वो फिसल गया। इसका मतलब ये है कि बेसिकली क्या हुआ है, जब केले के छिलके पे इसका पैर पड़ा है तो इसका पैर क्यों फिसला, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पे कम था, इस कारण इसका जो है पैर फिसल गया। तो इसी तरीके से जब हम चलते हैं, जब हम वॉक करते हैं, ठीक है, तो जब हम चलते हैं, तो जब हम आगे की तरफ गति कर रहे हैं तो हमारे जो पैर होते हैं, पैरों में पीछे की तरफ एक फोर्स यानी बल लगता है, जो कि किसके कारण लगता है, सरफेस के कारण, यानी जो सतह आपस में कांटेक्ट में होती है। जैसे कि अगर हम बॉल की बात कर रहे थे, तो बॉल जब रोल कर रही है, ठीक है, ग्राउंड में रोल कर रही है, तो बॉल की जो सतह है और जो ग्राउंड है, ये दोनों क्या है, कांटेक्ट में है। और क्योंकि ये कांटेक्ट में है एक ग्राउंड के, तो दोनों सरफेस क्या है, आपस में कांटेक्ट में है, आपस में क्या है, जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में है, जिस कारण आपका फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। इसी तरीके से जैसे ही इस लड़के का पैर इस केले के छिलके पे पड़ा, तो जो केले का छिलका है और जो आपकी ग्राउंड है या रास्ता है, उसके बीच में एक कांटेक्ट बना। अब क्या हुआ, ये जो कांटेक्ट था, इसमें आप जानते हैं जो केला होता है, केले की जो सरफेस होती है, उसके छिलके की जो सतह होती है वो चिकनी होती है और नीचे की सतह खुरदुरी थी। क्योंकि केले की जो सतह है वो चिकनी है, जिस कारण जो फ्रिक्शन फोर्स था वो कम लगा और ये जो बच्चा है वो फिसल। तो इन सारे केसेस में हमने जो है एक कॉन्सेप्ट देखा, फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट, यानी घर्षण बल का जो है कॉन्सेप्ट। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। तो आपको क्या करना है, एक टेबल लेनी है, ठीक है, इस तरीके से आपको टेबल लेनी है। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर, टेबल के ऊपर अपनी किताब रखनी। क्या रखनी है, किताब रखनी, और इस साइड से इस किताब के पे धक्का देना है, ठीक है। अब आप क्या देखोगे कि जैसे ही आप इस पे धक्का दे रहे हो, तब आपकी जो किताब है वो मूव कर रही है और फिर रुक जा रही है, यानी आपकी जो किताब है वो लगातार चल नहीं रही है।
जैसे कि हमने बॉल के केस पे देखा, जब हमने बॉल को धक्का दिया, वो रोल किया उसने, और वो रोल करते हुए चली और एक टाइम बाद वो रुक गई। तो अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि जो आपकी किताब है, ठीक है, जो बुक है, उसकी जो सतह है वो आपकी जो टेबल है उसकी सतह से लगी हुई। आपने धक्का दिया, कुछ टाइम बाद ये रुक गई। इसी तरीके से आप दूसरी डायरेक्शन से भी करते हैं, दूसरी जो है डायरेक्शन से, दिशा से भी धक्का देते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो अब ये देखते हैं कि ये जैसे ही हम फोर्स लगाते हैं उस समय ये मूव करती है और फिर ये रुक जाती है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आपकी जो ये बुक है और जो ये आपकी टेबल है, इन दोनों सरफेस के बीच में, इन दोनों सतह के बीच में एक कांटेक्ट बन रहा है। और जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो जब आपकी ये किताब आगे मूव कर रही है तो एक और फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये किताब और टेबल आपस में कांटेक्ट में है, इसलिए एक ऑपोजिट फोर्स, एक विपरीत बल लग रहा है, जिसके कारण आपकी जो किताब है वो रुक जा रही है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, फ्रिक्शन ऑपोजिट रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द टेबल। यानी जो आपका घर्षण बल होता है, क्या होता है, घर्षण बल होता है, वो क्या करता है, जब दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, यानी सापेक्ष वो गति करते हैं। जैसे कि इस टेबल में क्या हो रहा है, सपोज ये टेबल है और ये आपकी किताब है, आपने क्या किया, इस तरीके से इसे धक्का दिया, ये इस तरीके से मूव हुई, तो ये क्या हो रही है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, ये एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रहे हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, जो ये आपका रिलेटिव मोशन होता है, ठीक है, इसको अपोज करता है, यानी इसको रोकने की कोशिश करता है, इसके विपरीत कार्य करता है। यही कारण है कि जो आपकी बॉल है कुछ समय बाद रुक जाती है, या आपकी जो किताब है उस पे जब हम फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो कुछ समय बाद वो मूव करके वो रुक जाती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। You saw that if you apply the force along the left, friction acts along the right. अब बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें आपने क्या देखा, जैसे ही हमने लेफ्ट से क्या किया, फोर्स लगाया, लेफ्ट से हमने फोर्स लगाया, तो फ्रिक्शन राइट साइड से लगा। कैसे पता चला, क्या, क्योंकि आपकी जो ये बुक है वो रुक गई। इसी तरीके से जब हम बुक में राइट साइड से फोर्स लगाते हैं तो आपकी किताब के लेफ्ट साइड से फ्रिक्शन लगता है। कैसे पता चला, आपकी किताब कुछ टाइम बाद रुक गई, इस तरीके से हमें ये पता चला। If you apply the force along the right, the friction acts along the left direction. In both cases, the force opposes the motion of the book. The force of friction always opposes the applied force. यानी ये कह रहा है कि जब भी आप कोई फोर्स लगाते हो, कोई भी बल लगाते हो, तो जो आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है, जो आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है, वो उस बल को, उस फोर्स को अपोज करता है, यानी उसके विपरीत कार्य करता है। और ये हमेशा होता है, ऐसा हमेशा ये केस होता है कि जब भी कोई बल किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाया जाता है, तो जो आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है, घर्षण बल जो होता है, वो उसके विपरीत कार्य करता है, उस जो फोर्स है उसे अपोज करने की कोशिश करता है। आपने देखा कि यदि आप बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं दिशा में कार्य करता है, यदि आप दाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बाईं दिशा में कार्य करता है। दोनों स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है, यानी दोनों केसेस में क्या हो रहा है, आपका जो घर्षण है, जो फ्रिक्शन है, वो जो आपकी किताब है, पुस्तक है, उसकी जो गति है, उसका जो मोशन है, उसे वो अपोज कर रहा है, यानी उसके अगेंस्ट वो कार्य कर रहा है। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है, यानी जो आपका घर्षण बल होता है वो हमेशा जो आप फोर्स लगा रहे हैं उसका वो अपोज करता है, यानी उसके अगेंस्ट वो कार्य करता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द सर्फेसेस ऑफ द बुक्स एंड द सर्फेस ऑफ द टेबल। और जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, यानी घर्षण बल जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, किसके बीच में काम कर रहा है, आपका जो टेबल की सरफेस है, जो ये आपका टेबल है, मेज है, इसकी जो सतह है, और जो किताब की सरफेस है, यानी किताब की सतह है, इन दोनों के बीच में घर्षण बल कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है
फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, यानी आपको ये बताने हैं कौन से कारक हैं जो कि फ्रिक्शन को इफेक्ट करते हैं, यानी जो आपका घर्षण बल होता है उसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। आपको क्या करना है, एक ब्रिक लेनी है या एक ईंट लेनी है, और इस ब्रिक को आपको क्या करना है, धागे के माध्यम से एक जो स्प्रिंग बैलेंस होता है, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस होता है, आपका स्प्रिंग बैलेंस ऐसा होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, ये आपका स्प्रिंग बैलेंस होता है। ये क्या किस काम आता है, आपके वेट को नापने के लिए, भार को नापने के लिए आप इसका यूज करते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पे हम भार लगा देते हैं और फिर क्या होता है, भार नीचे को होता है, इसका जो स्प्रिंग है वो नीचे हो जाता है, और जो इसका यहाँ पे ये पॉइंटर है ये पॉइंट करता है कि वेट कितना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस स्प्रिंग बैलेंस को लेना है, इसको स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं। तो आपको इस स्प्रिंग बैलेंस को लेना है और एक ईंट से इसे धागे से के सहारे बांध दे। अब आपको क्या करना है, स्प्रिंग बैलेंस की तरफ से, ये स्प्रिंग बैलेंस है, यहां से आपको क्या करना है, इस ईंट को खींचना है। अब आप इस ईंट को खींचेंगे, कुछ टाइम बाद आप ये देखेंगे कि आपकी जो ये ईंट है वो मूव करने लग जाए। आपने क्या करना है, एक धागा लेना है, धागे को स्प्रिंग बैलेंस से बांधना है और फिर यहाँ से फोर्स लगाना है, बल लगाना है, यानी इसे खींचना है। और आप क्या देखेंगे कि कुछ समय बाद जो ये ईंट है ये मूव करने लग जाएगी, यानी मोशन में आ जाएगी, गति में आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे जो है, जो आपका ये पॉइंटर होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका स्प्रिंग बैलेंस होता है इसमें एक पॉइंटर होता है जो कि यहाँ पे फोर्स, बल को नापता है, या आपका जो वेट है उसे नापता है। ठीक है, भार है उसे नापता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपने जैसे आप खींचेंगे तो यहाँ पे जो आपका पॉइंटर है वो एक पॉइंट पे मार्क करेगा, आपको उसे नोट करना है। अब आपको और अलग अलग चीजें लेनी है, जैसे कि आप एक पॉलिथीन लेंगे, यहाँ पे ब्रिक यानी जो ईंट है इसके जगह एक पॉलिथीन बांधेंगे, फिर उसे धागे से बांधेंगे और एक स्प्रिंग बैलेंस से उसे जोड़ देंगे। फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, उसे खींचेंगे। अब आप जब उसे खींचेंगे तो एक समय बाद जो आपकी पॉलिथीन होगी, अब हमने इसमें यहाँ पे क्या लगा दिया है, पॉलिथीन लगा दी है। तो आप क्या करेंगे, जब पॉलिथीन यहाँ पे अगर हमने पॉलिथीन लगाई है, वो पॉलिथीन जब मूव करने लगेगी, गति करने लगेगी, आपको यहाँ पे जो पॉइंटर है उससे रीडिंग को नोट करना है। इसी तरीके से आप एक पत्थर लेंगे, उससे मेजर करेंगे, आप पेपर ले सकते हैं, आप बहुत सारी अलग अलग चीजें लेंगे और यहाँ पे रीडिंग ऑब्जर्व करेंगे। तो आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि अगर हम फ्रिक्शन की बात करें, घर्षण की बात करें, क्योंकि यहाँ पे हम घर्षण की बात कर रहे हैं, जब आपकी जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वो जब मूव करने लग जाती है, यानी उसने क्या किया है, जो घर्षण बल है, फ्रिक्शन फोर्स है, उसे अपोज कर दिया। क्योंकि जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है जिस दिशा में आपकी ऑब्जेक्ट मूव करती है। तो आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो एक स्थिर अवस्था में है। क्यों है, क्योंकि आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है, जो आपका घर्षण बल है, उसने जो बल उस वस्तु के द्वारा लगाया जा रहा है उसको बैलेंस कर दिया। जैसे कि हमने जब हम अलमीरा के बारे में समझ रहे थे कि एक अलमीरा है और आपने एक साइड से अपने भाई को बोला कि आप धक्का दीजिए, दूसरे साइड से आप धक्का दे रहे हैं और आपकी जो अलमीरा या बॉक्स है वो मूव नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि दोनों फोर्स बैलेंस हो गए। इस कारण आपका जो अलमीरा था या बॉक्स था वो एक स्टेशनरी पोजिशन में आ गया, एक स्थिर अवस्था में आ गया या विराम अवस्था में आ गया। तो जैसे ही आपका ये जैसे कि अभी ये स्थिर अवस्था में है, जो भी आपने ऑब्जेक्ट लिया, चाहे वो ब्रिक है यानी ईंट है, चाहे आपकी पॉलिथीन है, तो उस समय क्या है, आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है और जो आपका बल लग रहा है, दोनों बैलेंस हो रहे हैं। लेकिन बाद में क्या हो रहा है, जैसे ही ये मूव कर रहा है तो इसने फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर लिया, यानी फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा इस पे जो है फोर्स लग रहा है, जिस कारण ये मूव कर रहा है।
तो इससे आपको ये पता चला या आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे कि आपने पहले ब्रिक लिया यानी ईंट ली, फिर हमने क्या लिया, पहला ये लिया, दूसरा हमने पॉलिथीन ली, तीसरा हमने क्या ले लिया, कोई पत्थर ले लिया, छोटा पत्थर या स्टोन। हम ये देखेंगे कि तीनों केस में जो हमारा स्प्रिंग बैलेंस है, इसमें जो मेजरमेंट आएगा वो अलग अलग होगा। और आप ये देखेंगे कि जब हम ब्रिक की बात करते हैं, क्योंकि ब्रिक बहुत भारी है, ईंट भारी होती है, तो इसमें जो मेजरमेंट आएगा वो ज्यादा आएगा, ठीक है। इसमें जो फोर्स की वैल्यू आएगी, बल का जो आपका बल आएगा वो ज्यादा होगा, यानी इसको हिलाने में बल ज्यादा लगा है, इसको थोड़ा कम लगा है, और सबसे कम आपका पॉलिथीन को लगा। अब अगर हम इनकी वेट की बात करें तो आप जानते हैं ईंट भारी होती है, फिर जो पत्थर है वो उससे हल्का है, और पॉलिथीन सबसे हल्की। यानी अगर हम फ्रिक्शन की बात करें, यानी आपका जो घर्षण बल होता है, वो ऑब्जेक्ट का मास या द्रव्यमान कितना है, उसका वेट कितना है, उसका भार कितना है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं स्प्रिंग बैलेंस की, कि स्प्रिंग बैलेंस होता क्या है। तो बेसिकली स्प्रिंग बैलेंस यानी जिसे आप कमानीदार तुला कहते हैं, इसका उपयोग हम कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके वेट को नापने के लिए करते हैं, उसके भार को नापने के लिए करते हैं। बेसिकली इसमें एक स्प्रिंग होती है, ठीक है, एक कॉइल होती है। स्प्रिंग यानी कुछ इस तरीके की एक कॉइल होती है इसमें, ठीक है, जो कि आपकी स्ट्रेच होती है, खिंचती है, और आपका जो है ये पॉइंटर है वो ऊपर नीचे होता है। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? स्प्रिंग बैलेंस एक डिवाइस है, एक युक्ति है, जिसका उपयोग हम जो है फोर्स यानी बल को नापने के लिए करते हैं। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना बल लग रहा है, ये हम स्प्रिंग बैलेंस के माध्यम से नापते हैं। It consists of a coiled spring which gets stretched when a force is applied on it. यानी इसमें एक स्प्रिंग लगी होती है, और ये जो स्प्रिंग होती है वो स्ट्रेच होती है, खिंचती है। कब खिंचती है? जब आप इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी वस्तु को रखते हैं तो फिर फोर्स लगता है, तो फोर्स के कारण जो ये स्प्रिंग है ये खिंच जाती है। Stretching of the spring is measured by a pointer moving on a graduated scale. और जो ये स्प्रिंग है ये खिंचती है, ठीक है, ये स्ट्रेच होती है। इसके स्ट्रेच होने के कारण हमारा जो पॉइंटर होता है, यानी इस पे जो पॉइंटर लगा होता है वो मूव करता है। और कहाँ पे मूव करता है? आपका ये जो ग्रेजुएटेड स्केल है, ये जो स्केल है, ठीक है, ये स्केल है, यहाँ पे मूव करता है। The reading on the scale gives the magnitude of the force. और जो आपके स्केल में रीडिंग हमें मिलती है वो हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड यानी बल कितना लगा है ये हमें पता चल। कमानीदार तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर प्रसार हो जाता है। यानी यहाँ पे क्या होती है? एक स्प्रिंग होती है जिसपे जब हम बल लगाते हैं तो क्या हो जाती है? प्रसार हो जाती है, यानी वो खिंच जाती है, स्ट्रेच हो जाती है। कमानी के इस प्रसार की माप इसको अंशांकित पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है। और अगर हम बात करें इस जो आपका पॉइंटर होता है इसमें, ठीक है, वो क्या करता है? वो आपकी जो ये स्केल होती है इस पे मूव करता है और आपका जो है कितना फोर्स लगा है वो आपको पता चल जाता है। पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिमाण प्राप्त होता है, यानी स्केल को देख के आप बता सकते हैं कि कितना फोर्स लगा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। जो अगली एक्टिविटी है इसमें आपको क्या करना है? आपको एक टेबल लेनी है, ठीक है, एक पेंसिल ले सकते हो या आप एक सेल भी ले सकते हो,
ठीक है, हमने क्या किया है यहाँ पे सेल लिया, ठीक है। अब आप जानते हैं जो सेल होता है उसका आकार बेलनाकार होता है, यानी वो सिलेंडर होता है इस तरीके से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक बुक लेनी है और एक आपको कोई बोर्ड आप ले सकते हो या कोई कॉपी भी आप ले सकते हो, उसको आपको इस तरीके से रख देना। अब इस कॉपी में आपको यहाँ पे मार्क करना है ए पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे से आप क्या करेंगे, जो आपका सेल है उसे आप छोड़ेंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है कि जो आपका सेल है उसे लेना है और यहाँ पे रखना है और फिर छोड़ दें। अब आप ये जानते हैं कि जो आपका ये टेबल है, हमने एक ऐसा टेबल लिया है जिसकी सतह काफी चिकनी है, ठीक है, बिल्कुल आपकी जो सतह है वो चिकनी है, पॉलिश्ड सरफेस है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे से जो आपका सेल है उसे छोड़ दिया। अब आप उसे सेल को छोड़ेंगे तो वो अब मूव करेगा और कुछ दूरी तक जाके वो रुक जाए, ठीक है। क्या किया आपने, सेल लिया, सेल को यहाँ पे रखा, छोड़ दिया, कुछ टाइम बाद सेल मूव करा और इस पोजीशन पे पहुंच गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक कपड़ा लेना है, कोई आपको कपड़ा लेना है, ठीक है। अब आपको कपड़ा लेना है और कपड़े को यहाँ पे इस तरीके से बिछा देना है। अब आपको फिर से जो है सेल उठाना है और सेल को उसी पॉइंट पे रखना है जो आपने मार्क किया था ना, ए पॉइंट, उसी पॉइंट से आपको सेल को फिर छोड़ना है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपका कपड़ा है वो उसके बीच में रिंकल ना हो, यानी आपका जो कपड़ा है बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सपाट हो, जैसे प्रेस्ड होता है ना, प्रेस होता है, प्रेस करा हुआ कपड़ा होता है, बिल्कुल वैसा होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेल रखेंगे, सेल को आप छोड़ देंगे, सेल मूव करेगा और आप देखेंगे कि सेल क्या कर रहा है, कुछ ही देर बाद रुक जा रहा है, यानी ज्यादा दूरी इसने तय नहीं की, थोड़े ही देर में ये रुक गया। वही हम पहले केस की बात करें तो पहले केस में जो आपका सेल था वो काफी दूरी तक गया, तब जाके रुका। इससे क्या पता चला हमें, इससे ये पता चला कि जो आपका फ्रिक्शन होता है, जो आपका घर्षण बल होता है, वो आपके जो ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु है जो आपस में लगी है, उनकी जो सतह है वो किस तरीके की है, उसका नेचर क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। पहले केस में जो सतह थी वो एक पॉलिश्ड सरफेस थी, चिकनी सतह थी, तो यही कारण है कि जो फ्रिक्शन फोर्स लगा वो कम लगा और काफी देर बाद आपका जो ये सेल है वो रुका। वहीं अगर हम बात करें कपड़े की, तो कपड़े की जो सतह होती है वो खुरदुरी होती है। आप जानते हैं बिल्कुल चिकनी सरफेस तो होती नहीं है, खुरदुरी होती है। तो जैसे ही आपकी जो ये सेल है वो मूव करा, उसने मूव करा, वो घुमा, रोल किया उसने, तो सतह क्या थी, उसकी चिकनी थी, जिस कारण सतह कैसी थी, खुरदुरी थी, और सेल की कैसी, चिकनी थी। तो अब क्या हुआ, सतह क्या हुई, चेंज हुई, जिस कारण ये जल्दी रुक गया, यानी खुरदुरी जो सतह होती है उस पे फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण बल ज्यादा लगता है। खुरदुरी सरफेस जो होती है, खुरदुरी सतह होती है, उसमें ज्यादा घर्षण बल लगता है या जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो काफी अच्छा लगता है। वहीं अगर हम चिकनी सतह की बात करें तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है। तो बेसिकली ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आपका चिकनी सतह होती है उसकी जो सतह होती है, उसकी जो सरफेस होती है, उसमें जो अनइवननेस होती है, यानी खुरदुरापन बहुत कम होता है, वो ज्यादातर कैसी होती है, चिकनी होती है, बिल्कुल सपाट होती है। वहीं अगर हम कपड़े की बात करें तो कपड़े में क्या है, खुरदुरापन होता है, यानी अनइवन सरफेस है, इस तरीके से अनइवन सरफेस है। तो जब ये अनइवन सरफेस है तो इस कारण क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगता है, क्योंकि जब आपका सेल जो है इस पॉलिश सरफेस से रोल होते हुए जाएगा, घूमते हुए जाएगा, तो क्या होगा, आपकी जो ये जो सतह है, दोनों की जो सतह है वो जब आपस में आएंगी, मतलब आपस में कांटेक्ट में आएंगी, तो वो ज्यादा इंटरलॉक नहीं हो पाई, यानी दोनों आपस में एक साथ नहीं जुड़ पाई। वहीं अगर हम खुरदुरी सतह की बात करें, क्योंकि खुरदुरी सतह में अनइवन सरफेस होता है, खुरदुरापन होता है, तो जो आपका सेल है उसकी सतह इसके साथ जो है कांटेक्ट में ज्यादा अच्छे से आएगी और इनके बीच में फोर्स काफी अच्छा लग जाता है, जिस कारण क्या होता है, आपका जो ये खुरदुरी सरफेस होती है या रफ सरफेस होती है, इसमें फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगता है।
फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। यानी अगर हम घर्षण बल की बात करें तो जो घर्षण बल होता है वो दो सतह, यानी जो दो सतह हैं उनके बीच में जो इरेगुलरिटीज होती है, उनकी जो सतह में जो इरेगुलरिटीज होती है या खुरदुरापन होता है, वो कांटेक्ट में आते हैं तो उसके कारण वो उत्पन्न होता है। Even though surfaces which appears very smooth have a large number of minute regularities in them। अगर हम किसी चिकनी सतह की बात करें, जैसे कि अभी हम टेबल की बात कर रहे थे कि टेबल की जो सतह है वो चिकनी है, अगर हम चिकनी सतह की भी बात करें तो उसका जो ऊपर की सतह होती है उसमें काफी सारी इरेगुलरिटीज होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, खुरदुरापन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से जो आपका टेबल होता है, भले ही वो आपकी चिकनी सतह दिखाई दे रही है या कोई भी चिकनी सतह है, उस भले ही वो आपको काफी पॉलिश्ड या चिकनी दिखाई दे रही है, लेकिन उसमें अनियमितताएं होती हैं, उसमें इरेगुलरिटीज होती हैं, उसमें खुरदुरापन होता है। इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस लॉक इनटू वन अनदर। यानी अब क्या होता है, बेसिकली जो ये इरेगुलरिटीज होती है, दोनों सरफेस में इरेगुलरिटीज है, अनियमितताएं हैं, तो ये आपस में क्या हो जाती है, इंटरलॉक हो जाती है। क्या हो जाती है, इंटरलॉक हो जाती है। When we attempt to move any surface, we have to apply a force to overcome interlocking। यानी अगर हम किसी भी एक सतह को मूव कराना चाहते हैं, ठीक है, मूव कराना चाहते हैं तो हमें फोर्स लगाना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है, ताकि जो आपका ये फ्रिक्शन फोर्स है, जो आपका ये घर्षण बल है, इसको ओवरकम किया जा सके, यानी इससे ज्यादा फोर्स लगाया जा सके, ताकि आपके जो ऑब्जेक्ट है या वस्तु है वो मूव कर सके या गति कर सके। ऑन रफ surfaces there are larger number of irregularities, so the force of friction is greater if rough surface is involved। यानी जो आपका रफ सरफेस होती है, खुरदुरी सरफेस होती है, उसमें अनियमितताएं ज्यादा होती हैं, जिस कारण क्या होता है, इंटरलॉकिंग काफी अच्छे से होती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी जो घर्षण बल है वो ज्यादा लगता है, जिस कारण क्या होता है, आपको जब भी कोई भी खुरदरी सरफेस वाली जो भी ऑब्जेक्ट है उनको या सतहों को या कोई भी वस्तु है उनको मूव कराना होता है तो आपको ज्यादा बल लगाना। तो बच्चों, आई होप आपको फ्रिक्शन का जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी समझा आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।